स्वागत दोस्तों के सामने सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में मचाई जोरदार तरीके की धूम। बताएंगे किस तरीके का रहा पूरा कार्यक्रम दोस्तों, पहले दिन ही किस तरीके से समर्थन मिला है। और लालू यादव के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और सारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद थे। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को एकजुट कर रहे हैं। दूसरी ओर बिहार के अंदर ही एनडीए गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोस्तों। बताएंगे जोरदार तरीके का घमासान और तनातनी देखने को मिली है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आंकड़े के बाद अब देश के सबसे बड़े चुनावी एक्सपर्ट की ओर से किया गया है बड़ा खुलासा दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि लालू यादव का बिहार में सक्रिय होना और राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा निकलने का मतलब यह है कि एनडीए गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों। इस बार सत्ता परिवर्तन बिहार में डंके की चोट पर होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा था दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने पहले ही दिन जबरदस्त तरीके का समर्थन जुटाया है दोस्तों। आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा जब 11:30 बजे के आसपास शुरू हुई दोस्तों, तो रोहतास सासाराम के BIADA ग्राउंड पर इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों। यात्रा प्रारंभ होते ही अंबेडकर चौक, डेहरी ऑन सोन बाजार से गुजरते हुए यात्रा काराकाट रोहतास से थाना चौक होते हुए पाली रोड और नवीन नगर विधानसभा से औरंगाबाद शहर की ओर बढ़ गया दोस्तों। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान शुरुआत में एक रैली का आयोजन किया गया था दोस्तों, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे दोस्तों। इस दौरान लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे रैली से पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते दिखाई दिए दोस्तों। आपको बता दें कि रैली में मौजूद लोगों से पूछा गया कि आप इस यात्रा में क्यों शामिल हुए हैं, तो सबने बोला कि हमारा एक ही नारा है। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हम इस यात्रा में क्यों शामिल हो रहे हैं। नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। इसके बाद इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी के लोग इस रैली के दौरान मौजूद थे दोस्तों। आपको बता दें कि इस रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इस यात्रा को न्याय की लड़ाई बताई दोस्तों। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से भी टिप्पणी सामने आई। भूपेश बघेल बोले, कहा वोट चोर गद्दी छोड़ और खराब सेहत की वजह से परेशान चल रहे लालू यादव भी इस यात्रा के रैली में पहुंचे थे दोस्तों। आपको बता दें कि लालू यादव और राहुल गांधी लोगों का अभिवादन करते दिखाई दिए। इसके बाद लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे का अभिवादन किया है दोस्तों। और मल्लिकार्जुन खड़गे तेजस्वी यादव से कुछ देर तक बातचीत करते रहे दोस्तों। लगा किसी चुनावी मामले को लेकर बातचीत चल रही है। और इसके बाद राहुल गांधी की ओर से संबोधन शुरू होता है दोस्तों। और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके का उत्साह देखने को मिला। राहुल गांधी ने सारे वो मुद्दे उठाए जो अब तक वो लगातार बोलते आ रहे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि सच सबके सामने आने वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकता। सुन लो वोट चोरों, हम बिहार का चुनाव चुराने नहीं देंगे। इसके बाद राहुल गांधी बोलते हैं कि इनकी साजिश है कि बिहार में SIR करके नए वोटर जोड़कर बिहार के वोटरों के वोट काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करना चाहते हैं। हम इन्हें ये कभी नहीं करने देंगे। इसके बाद बिहार के कई बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे दोस्तों और बिहार के लाल कहे जाने वाले लालू यादव ने लोगों को संबोधित किया, अपने कार्यकर्ताओं को और खासकर रैली में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सब लोग एक हो जाइए, भाजपा को भगाइए। लालू यादव के इस आह्वान को लेकर भारी संख्या में लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा था दोस्तों। लालू यादव अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे पुराने अंदाज में लगल लगल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो उनका पुराना मुहावरा पुराने शब्दावली है दोस्तों, जिससे लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है, वो बोलते नजर आए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ में लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ इंडिया गठबंधन के दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी भी मौजूद थे दोस्तों। सबके सब एकजुट दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव राहुल गांधी को रैली में ले जाते हैं दोस्तों। राहुल गांधी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, मुकेश सहनी भी है और तेजस्वी यादव गाड़ी को चला रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है। तेजस्वी यादव का भी भाषण हुआ दोस्तों। उन्होंने कहा कि मोदी जी बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं, लेकिन बिहारी लोग खैनी संग चूना लगाकर चबाकर खाते हैं और इसीलिए बिहारी लोगों को चूना नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद दोस्तों लालू यादव को लेकर राहुल गांधी का एक गेस्चर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी पानी निकालकर लालू यादव जी को आग्रह कर रहे हैं पीने का दोस्तों। लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को राहुल गांधी पानी निकालकर पीने के लिए दे रहे हैं। तो इसे सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने एक अच्छा मैसेज भेजा है, अपने बुजुर्गों की सेवा करके दिखाया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार के अंदर हो चुकी है तैयारी, अब कोई नहीं रोक सकता इंडिया गठबंधन को, तो लिखकर जरूर बताएगा। जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी बिहार में इंडिया गठबंधन को एकजुट कर रहे हैं दोस्तों। सारे नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई देते हैं। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में लगातार सिर्फ डब्बल जारी है दोस्तों। खबर सामने आती है लखीसराय से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दरअसल दोस्तों नगर परिषद क्षेत्र के अंदर संसार पोखर के जीर्णोद्धार कार्य के भूमि पूजन को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गए दोस्तों। विवाद इतना बढ़ गया कि इस स्थल पर पुलिस ने पूरे स्थान को छावनी में तब्दील कर डाला दोस्तों। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम
के अनुसार उप मुख्यमंत्री सह क्षेत्रीय विधायक विजय कुमार सिन्हा के द्वारा संसार पोखर जीर्णोद्धार कार्यक्रम में भूमि पूजन किया जाना था। दोस्तों इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने सभा मंच बनवाकर बैनर लगवाया और तैयारी पूरी कर ली दोस्तों, लेकिन मामला और ज्यादा आगे बढ़ गया तब जब जेडीयू के जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल और नगर परिषद सभापति अरविंद पासवान ने इसका कड़ा विरोध किया दोस्तों की नगर परिषद के सभापति और स्थानीय वार्ड पार्षद की उपेक्षा की जा रही है। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता ने जिला अध्यक्ष ने बोल दिया कि अगर बीजेपी ने बैनर लगा कर रखा तो कार्यक्रम नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ेगी तो बैनर को फाड़ भी देंगे। मामला इतना बिगड़ गया दोस्तों कि डीएम और एसपी को आकर मामले में दखल देना पड़ा और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोस्तों। किसी वक्त हाथापाई हो सकती थी, हालांकि प्रशासन ने जैसे तैसे स्थिति को संभाला है दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में कितना ज्यादा सिर फुटबॉल जारी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो और ज्यादा आपसी कलेश इनके आपस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सत्ता का लोभ कब तक एक साथ रखेगा इन्हें जरूर आपस में इसी तरीके से आगे भी टकराएंगे। तो लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता अपनी अपनी सीटों पर जबरदस्त तैयारी के साथ काम कर रहे हैं दोस्तों। ऐसी एक खबर सामने आती है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के सीट लखीसराय से जुड़ी हुई दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अंगेज सिंह ने कहा है कि महागठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की सीट पर अपनी जीत हासिल करेगा। उन्होंने दावा किया है कि जो वर्तमान बीजेपी के विधायक और उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, उन्हें लेकर लोगों में एक बड़ी नाराजगी है और पार्टी ने फैसला लिया है कि यहां पर परिवर्तन लाकर दिखाएंगे, यानी कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत हासिल करेगी। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं वरिष्ठ नेता अंगेज सिंह, और इसीलिए कह सकते हैं कि अब बीजेपी के नेता विजय सिन्हा के लिए सीट मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नजर उनके सीट पर पड़ चुकी है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, उस पर चुनाव आयोग की ओर से बार बार सफाइयां दी जा रही है, लेकिन इसे लेकर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि भारत के अंदर सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक यानी चुनाव एजेंसी CSDS के चीफ संजय कुमार ने एक सनसनीखेज दावा किया है दोस्तों। उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर एक अपडेट देते हुए बताया कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा क्षेत्र 125 नासिक वेस्ट में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 3,28,053 वोटर थे, जबकि विधानसभा चुनाव आते आते 4,83,459 वोटर हो गए, यानी लगभग 47% की वृद्धि देखने को मिली है। इसी तरीके से विधानसभा क्षेत्र हिंगना है दोस्तों, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 3,14,605 वोटर से जो बढ़कर असेंबली चुनाव के दौरान 4,50,414 हो जाते हैं। यहां पर भी 43% का इजाफा होता है, यानी यहां पर भी एक बहुत बड़ा बम फोड़ा गया है दोस्तों। और इन दोनों सीटों को लेकर और चौंकाने वाले आंकड़े हैं दोस्तों। ये आंकड़े बताते हैं कि नासिक वेस्ट के अंदर 2024 के विधानसभा चुनाव में लगभग 51% वोट शेयर तो भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और दोस्तों दूसरे सीट की बात करें हिंगना सीट की, तो यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को 59% वोट शेयर मिला था, यानी 50% से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी को दोनों सीटों पर मिला था। तो क्या एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया है दोस्तों, यानी एक जगह जीत का जो मार्जिन है वो 78,000 के आसपास है और दूसरी जगह 68,000 के आसपास है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। एक और बड़ा खुलासा करते हुए इसी से जोड़कर आगे बताते हैं, संजय कुमार की विधानसभा क्षेत्र रामटेक है, जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान 4,66,203 वोट पड़े थे, वोटर्स थे, और विधानसभा चुनाव में आते आते 2,86,931 हो गए। यहां पर 1,79,272 वोटर्स कम हो गए, यानी 38% लोगों के वोट कम हो गए दोस्तों। विधानसभा क्षेत्र 126 देवलाली, यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 4,56,072 वोटर थे और असेंबली सीट पर बाद में केवल 2,88,141 बचते हैं दोस्तों। यहां पर भी 36% वोट शेयर में गिरावट देखने को मिली है। सवाल यह उठता है कि जब इतने बड़े आंकड़े में फेरबदल हो रहा है तो इस पर चुनाव आयोग को कोई अजीब चीजें दिखाई क्यों नहीं देती, और इस पर जांच करवाने की जो मांग की जा रही है उस पर चुनाव आयोग क्यों फोकस नहीं कर रहा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों, काफी गंभीर मामला है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पप्पू यादव और लालू यादव एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोस्तों। लालू यादव रैली में जा रहे थे, इस दौरान पप्पू यादव ने उन्हें देखा तो उनके पास गए और लालू यादव के पैर छूने लगे पप्पू यादव और बोले कि लालू जी मैं आपके पैर पड़ता हूं, पाए लागू, आशीर्वाद दीजिए। इस पर लालू यादव जी बोले, कहा खूब खुश रहा बच्चा, यानी अपने अंदाज में उन्होंने पप्पू यादव जी को आशीर्वाद दिया है दोस्तों। यानी जो आप गोदी मीडिया के अंदर थ्योरियां देख रहे होंगे जिसमें दावा किया जाता है कि पप्पू यादव और लालू यादव के बीच में संघर्ष रहता है, राजनीतिक संघर्ष, ये बातें एकदम गलत है दोस्तों। दोनों नेता एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और लालू यादव जी का आशीर्वाद मिला पप्पू यादव को तो काफी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। दो शब्द जरूर लिखेगा इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों। साथ साथ बिहार के सासाराम में कांग्रेस पार्टी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लालू यादव भी इसमें शामिल तो हुए थे। इस दौरान लालू यादव ने कहा कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, इंडिया गठबंधन को जिताइए, किसी भी कीमत पर बीजेपी को आने नहीं देना है, सब लोग एक हो जाइए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के सभी अनुभवी नेता एक साथ एकजुट दिखाई दे रहे थे और इस दौरान लालू यादव ने एकदम क्लियर कट मैसेज भेजा है दोस्तों। इसी के साथ में आखिरकार अगला बड़ा घमासान होने
वाला है दोस्तों। उपराष्ट्रपति के पोस्ट के चुनाव को लेकर दोस्तों जोरदार तरीके से आपसी चुनावी घमासान देखने को मिलेगा, ये सबको पता है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की ओर से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। अभी महाराष्ट्र के गवर्नर है सीपी राधा कृष्णन, उनको उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव के लिए बीजेपी ने एनडीए गठबंधन ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राधा कृष्णन भारतीय जनता पार्टी जनसंघ आरएसएस से जुड़े रहे हैं दोस्तों, और आरएसएस के एक कार्यकर्ता पर हुए हमले के मामले को लेकर विरोध के दौरान 2012 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था, तब ये चर्चा में आए थे और आरएसएस के कट्टर समर्थक है दोस्तों, यानी कह सकते हैं कि आरएसएस के विचारधारा के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान और वीके सक्सेना को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो बातें गलत निकली है दोस्तों। राधा कृष्णन को जिम्मेदारी दी जा रही है। लोगों को यह अंदाजा था कि किसी गवर्नर को ही अगला उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा और अब राधा कृष्णन को बनाने का ऐलान किया गया, तो इस पर दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और क्योंकि आरएसएस के बैकग्राउंड के व्यक्ति को इस पोस्ट पर चुनाव लड़वाया जा रहा है, तो दोस्तों इसके लिए इंडिया गठबंधन को भी अपनी तैयारी मजबूती से करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन किसी दमदार उम्मीदवार को अगर मैदान में उतार दे तो मुकाबला जबरदस्त तरीके का देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त भी दी जा सकती है दोस्तों। और ये सब बातें इस पर डिपेंड करेगी कि आखिर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा। जिस तरीके के संकेत मिले उससे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई व्यक्ति या फिर उद्धव ठाकरे की अनुशंसा पर कोई व्यक्ति इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब देखना यह है कि समीकरण किस तरीके के होंगे दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार आगे भी पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पिछले 3 महीने से पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी ऐसा अफसाना बन गई है दोस्तों, जिसे किसी अंजाम तक पहुंचाना मुमकिन नहीं लग रहा था। हर तरफ इस बात का विरोध हो रहा था कि यह पॉलिसी क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आई है, जो बीजेपी के द्वारा लाई गए किसान आंदोलन का विरोध कर रही थी। अब उल्टा उसी तरीके की एक पॉलिसी लाकर किसानों के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। 3 महीने पहले इसे बड़े दावे के साथ लॉन्च किया गया था दोस्तों। लुधियाना पश्चिम के उपचुनाव चल रहे थे। योजना यह थी कि नई आवासीय योजना के वादे से शहरी वोटर को लुभाया जाए। जो किसान इसके लिए अपनी जमीन देंगे उनके लिए एक लंबा चौड़ा वादा किया गया था। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जमीन भी लुधियाना में ली जाने वाली थी दोस्तों, यानी मिडिल क्लास लोगों को प्रभावित करने के लिए यह पॉलिसी लेकर आए थे। और जब चुनाव जीत गए तो उसके बाद विरोध के बाद आखिरकार पॉलिसी को वापस लेना पड़ा है। यानी भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलते हुए पहले कानून लाए, फिर कानून में अपने आप ही खामियां दिखाई देने लगी तो कानून वापस लेकर चले गए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों इस तरीके की चीजें करने से लोगों का विश्वास सरकार के प्रति कम हो जाता है, लोग समझ जाते हैं कि इनको सरकार चलाना नहीं आता, इन पार्टियों को सरकार चलाना नहीं आता, ये अपने हिसाब से पॉलिसी लेकर आते हैं और विरोध के बाद पलट जाते हैं क्योंकि इनका खुद का लॉजिक क्लियर नहीं है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि आज भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये पहली बार था जब यह नया निर्वाचन आयोग सीधे तौर पर बोल रहा था, न कि सूत्रों के जरिए बोल रहा था। जयराम रमेश ने आगे कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार चुनाव के दौरान हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम प्रकाशित करने से रोकने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई सभी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के 3 दिन के बाद हुई है। निर्वाचन आयोग की तीखी और दस्तावेजी आपत्तियों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख मतदाताओं की सभी जानकारियों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया। इसने मतदाता पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड के इस्तेमाल की भी अनुमति दी थी। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के इन सभी निर्देशों का विरोध किया था दोस्तों। जयराम रमेश ने कहा कि आज राहुल गांधी ने सासाराम से इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके दोनों चुनाव आयुक्त ने यह कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई अंतर नहीं करते। इसके विपरीत मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए किसी तीखे सवाल का कोई सार्थक जवाब नहीं दिया, यानी जो एक्सपेक्टेड था उस लाइन पर कोई जवाब सामने नहीं आया। ऐसे में दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब अब सिलसिलेवार तरीके से तैयार किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन भी अपने लोगों को भेजकर सामने से जवाब देने वाली है दोस्तों। देखते हैं क्या जवाब इंडिया गठबंधन की ओर से सामने आता है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी सीसीटीवी फुटेज देने की बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को फुटेज मुहैया करानी चाहिए ताकि देख सके कि आखिर लोगों ने 2 बार वोट तो नहीं डाला। जिन लोगों के वोटर लिस्ट में 2 या 2 से ज्यादा बार 4-4 बार नाम है, क्या उन्होंने डबल और ट्रिपल वोटिंग की है? ये कई सारे सवाल है दोस्तों जिसका जवाब सामने आना चाहिए। ऐसे में ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि हम सीसीटीवी का फुटेज मुहैया नहीं करवा सकते क्योंकि महिलाओं के निजता से जुड़ा हुआ ये मामला है। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके घर की महिला का सीसीटीवी फुटेज जारी हो जो उसके निजता से जुड़ा हुआ है। हालांकि दोस्तों बातें लोगों को पसंद नहीं आई कि आखिर निजता के अधिकार से इस मामले को कैसे जोड़ा जा सकता है। जब निजता
निजता से इस मामले को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो फिर सारे मामले को जोड़ा जाना चाहिए। जो एक लिस्ट होती है दोस्तों, वोटर की लिस्ट होती है, वो तो मुहैया करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सारे नेताओं को, खासकर जो बूथ के एजेंट होते हैं पार्टियों के, उनको मुहैया करवाती है। तो क्या वो प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? वो किसी महिला के निजता का उल्लंघन नहीं है, जिसमें महिला की फोटो भी होती है, महिला का नाम भी होता है, उसका एड्रेस भी होता है, उसके पिता पति का नाम भी होता है। तो क्या जब राहुल गांधी सीसीटीवी का फुटेज मांग रहे हैं तभी निजता की बातें याद आने लगी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं पूरे मामले से कन्नी काटने की कोशिश है कि जैसे तैसे सीसीटीवी फुटेज देने से बचा जाए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर सवालों के घेरे में इनको लेना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में राजीव कुमार कहते हैं कि 3600 साल लगेंगे पूरा सीसीटीवी का डेटा देखने में। और ज्ञानेश कुमार जो नए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड है, चुनाव आयुक्त है दोस्तों, ईसीआई है, वो कहते हैं कि महिलाओं के प्राइवेसी का उल्लंघन। सवाल यह है कि ये दोनों बयानों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं जैसे तैसे हर तरीके से सीसीटीवी फुटेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले को लेकर बीजेपी को घेरने लगे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब वीडियो के नीचे जो कमेंट आया है उसमें अनिल मुखिया नाम का एक व्यक्ति कहता है कि मोदी जी, मैंने आपसे यूट्यूब पर कई बार 15 अगस्त को भी एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार फिर से मेरे पास 100 MB का डेटा बचा हुआ है, एक सवाल पूछ लेता हूं, जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आप वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हो? और ये व्यक्ति दोस्तों हर वीडियो पर इसी तरीके की बातें लिखकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी बोले, कहा ये बेचारा 2 दिन से एक ही सवाल पूछ रहा है, मोदी जी जवाब जरूर दो इसका। आखिर 100 MB का डेटा बचा हुआ है तब भी आकर ये सवाल पूछ रहा है, इतना ज्यादा जरूरी ये सवाल है? क्या कहना चाहते हैं दोस्तों आप लोग? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयुक्त को जवाब दिया है दोस्तों। चुनाव अधिकारी जो बातें बोल रहे थे, अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए 4 तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्र की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख ले। यानी जो एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है दोस्तों कि हमने आपकी शिकायत को दर्ज कर लिया है, ये सबूत रखिए। वो सबूत जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है, अखिलेश यादव ने उसी को दिखाते हुए बोला है कि ये देख लीजिए, हम शिकायत करके आए थे, उसकी रिसीविंग भी है। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया पर भी शक हो जाएगा, वो भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। यानी दोस्तों जहां तहां देखो लोगों को गुमराही किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि लोगों से सवाल पूछना ही लोगों को बंद करवा दिया जाए, उल्टी सीधी बातें बोलकर। अगर आप भी मानते हैं कि कोई संवैधानिक संस्थान है तो उसको उस संवैधानिक संस्थान की तरह, इंस्टीट्यूशन की तरह बिहेव करना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी की तरह और नेता की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव की ओर से ये जो रिसीविंग्स दिखाई गई है, इस पर जवाब दे चुनाव आयोग, जो कह रहे थे कि उनको कोई ऐसे एफिडेविट नहीं मिले। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर देश में एक ट्रेंड चल रहा है दोस्तों कि जैसे तैसे भारत के अंदर सांप्रदायिक माहौल को खराब किया जाए। कभी केरला को लेकर द केरला फाइल बनती है, कभी जम्मू और कश्मीर को लेकर कश्मीर फाइल बन जाती है, कभी जयपुर फाइल बन जाती है दोस्तों। इस तरीके की प्रोपेगेंडा मूवी के बीच में एक और प्रोपेगेंडा मूवी आ रही है बंगाल फाइल्स नाम से। इस पर लोगों ने अब प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के लोगों को कुछ मूवी जो चाहिए, जिसकी जरूरत है, वो मूवियां हैं द गुजरात फाइल, द मणिपुर फाइल, द इलेक्शन कमीशन फाइल, द सीज फायर फाइल, ताकि लोगों को कुछ जानने समझने को मिले। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा दिखाई तो देता नहीं है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि scroll.in में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुत्व पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को केरला के अंदर पहली बार लोकसभा की सीट मिली। बीजेपी के नेता सुरेश गोपी चुनावी मैदान में उतरे और उनको केरला के त्रिशूर से जीत मिल गई दोस्तों। इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर इरेगुलरिटी यानी अनियमितता के आरोप लगाए हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेन फाइल किया है गोपी के खिलाफ, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ। बीजेपी को जो ये लोकसभा सीट मिली है दोस्तों, इसे लेकर दावा किया गया है कि केरला के त्रिशूर के अंदर भी वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन की गई है, यानी वोटर लिस्ट का गलत तरीके से उपयोग किया गया है। जैसे कई और जगह पर वोटर लिस्ट में हेरफेर करके उधर से उधर वोट करके संख्या बढ़ाकर घटाकर अपने तरीके से चीजों का इस्तेमाल किया गया है, वैसे ही यहां पर त्रिशूर के अंदर भी किया गया। ये गंभीर आरोप है दोस्तों, इस पर जवाब बीजेपी के लोगों को देना है। आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि अचानक से एक व्यक्ति का, बीजेपी के नेता का केरल में जीत जाना सबके लिए शॉकिंग था दोस्तों, और इस पर अब
जांच पड़ताल होगी तो जरूर कुछ ऐसा लोचा निकल सकता है जिससे आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा तीखी राजनीति देखने को मिलेगी। दोस्तों जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पत्रकार पीयूष मिश्रा की ओर से एक दावा किया गया। दोस्तों पीयूष मिश्रा कहते हैं कि एक दिन अचानक से शशि थरूर एसआईआर के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, पहुंचे थे, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए थे। उनके पास शशि थरूर सीधे नमस्ते करने पहुंचे और 5 से 10 मिनट वहां पर रुके। जैसे ही शशि थरूर को पता चला कि सभी सांसदों को डिटेन करने वाली है पुलिस और व्यवस्था, तो इसके बाद वो चुपचाप वहां से निकल गए। यानी प्रोटेस्ट करने के लिए तो दिखाई देते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में जब बात आती है डटकर मुकाबला करने की तो कन्नी काटकर भाग जाते हैं। यानी डरपोकपना दिखाकर केवल कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, नाम मात्र का सपोर्ट करने के लिए दिखाई देना चाहते हैं। बाकी वो बीजेपी की तारीफ करना, भारतीय जनता पार्टी की फॉरेन पॉलिसी का गुणगान गाना, यही उनका काम बच गया है। अगर आप भी मानते हैं कि 26 के चुनाव में या आने वाले किसी भी चुनाव में केरल के अंदर दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी को ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।